नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर कानपुर से है, जहां पे रनिया औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां बन रही किसानों की जिंदगी नर्क है। जी हां, कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया के खानचंदपुर में फतेहपुर, रोशनिया, लोधीपुर और आसपास के दर्जनों गाँव में कोहराम मचा हुआ है। चमड़ा, टेक्सटाइल और केमिकल फैक्ट्रियों से निकल रहा काला नीला जहरीला पानी नालों के रास्ते सीधे खेतों में घुस रहा है। कई बीघा खड़ी धान की फसल एकदम से सड़कर काली पड़ गई है। खेतों में खड़े होने पर 5 मिनट के पैरों में जलन, सूजन और भयानक खुजली होने लगती है। किसानों को इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में जाना पड़ रहा है। हम फसल काटने पर पैरों की त्वचा जलने लगती है और हम खेत में घुसना भी मुश्किल है। धान तो गई ही, अब गेहूं की बुआई कैसे होगी? फैक्ट्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, ये तो बंद पड़े हैं और नाम मात्र के लिए रात में चोरी छिपे जहरीला पानी नालों में छोड़ा जा रहा है और क्रोमियम, मरकरी और भारी धातुओं से भरा पानी भूजल को भी दूषित कर रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उप जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों की कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है। किसानों की मजबूरी और सिस्टम की बेरुखी की जीती जागती मिसाल है। क्या इस बार आवाज सुनी जाएगी? ये सिर्फ जांच के नाम पर होगी खाना पूर्ति। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही, फैक्ट्रियों का पानी नाला में आता है केमिकली वाला, हम लोगों की फसल एकदम बर्बाद हो जाती है। किन किन फैक्ट्रियों से पानी आ रहा है? कब से पानी आ रहा? ये पानी काफ़ी दिनों से आ रहा है और हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं और इसकी कोई ख्वाहिश नहीं हो रही साहब। किस फैक्ट्री से पानी आ रहा है? एक मयूर से आता है और ये जो है सामने फैक्ट्री, हाँ, इनसे जो है फैक्ट्री से पानी आता है। हम लोगों को आज दिन तक जो है कोई सुनवाई तो नहीं। ऐसे में पानी से फसल जलमग्न है, किस तरीके से आप लोग धान की फसल काटेंगे और किस तरीके से गेहूं की फसल को आप बो पाएंगे? और जब पानी ही आएगा, नाला भरा रहेगा पानी से, नाला से पानी जब खेतों में जाएगा तो हम लोग कहाँ तक क्या करेंगे? पानी कहीं निकास है नहीं और पूरा यही हमेशा सालों साल यही केमिकल का पानी आता है। तो नाला का घास फूस जिस खेत में पानी जाता है वो जल जाती है। क्या नाम है दादा आपका? कमलेश सिंह, कौन सा गांव है? खानचंदपुर। क्या समस्या है? ये पानी की समस्या, फसल बर्बाद हो जाती है। तो कहाँ से आता है ये पानी? ये मजूर से पानी आता है। कहीं शिकायत की है आपने इसकी? अरे 10 बार शिकायत किया गया तो उसमें कुछ होता क्या है? गरीब आदमी कोई सुनता है? तो धान की फसल में पानी भरा हुआ है, गेहूं की फसल बोने के समय आ गया है, किस तरीके से आप लोग धान काटेंगे? गेहूं की फसल कैसे बो पाएंगे? अरे जब ये पानी भरा तो फसल कहीं कटती तो है नहीं। जैसे मुसीबत से पैर देखो कैसे हो गए हैं, देखो इसे सब चटिक गए पैर, ये केमिकल को जैसे देखो। चप्पल उतार दें बाबू जी, देखो है। खबर जौनपुर से, जहां पे मासूम बच्चों पर थप्पड़ों की बरसात हुई है। जी हां, निजी स्कूल में छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। स्कूल टीचर ने क्लास के बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बता दें कि बदलापुर के LBS स्कूल का बताया जा रहा है ये वीडियो। खबर चंदौली से, जहां पे 3 दिन पूर्व हुए निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। जी हां, हत्या में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सैदर राजा थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में दबंगों ने लाठी डंडे से युवक पर किया था जानलेवा हमला। इलाज के दौरान युवक की हो गई थी मौत। बाइक साइड करने को लेकर हुआ था युवकों में विवाद। मारपीट की लाइव घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान आई सामने। आरोपियों ने निशानदेही पर पुलिस मारपीट के इस्तेमाल हथियार किए बरामद। बाकी के 2 आरोपियों को पुलिस सरगर्मी से कर रही है तलाश। जनपद के अलग अलग स्थानों से सभी आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। देखिए, 23/11/2025 की रात में एक घटना हुई थी, जिसमें पहले तो जानकारी हुई थी कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बाद में फुटेज से ये चीज़ सामने आया कि इसमें मार करके पीयूष सिंह उर्फ छोटू नाम के लड़के की हत्या की गई। तो
इसमें मिले फुटेज के आधार पर और लोगों से पूछताछ के बाद थाना सैयद राजा की पुलिस टीम सक्रिय हुई और इसमें ये तथ्य सामने आया कि 23/11/2025 रविवार के शाम करीब 8 बजे छोटू और ये विनायक, ये दोनों, इन दोनों से विजय, अभियुक्त विजय और उसके भाई विजयमल के साथ रोड क्रॉस करने को लेकर के बगई कुंभापुर जो अंडरपास है वहाँ विवाद हुआ और उन सब ने, छोटू और उसके मित्र ने, विनायक ने इनको कुछ कहा सुना और हल्का फुल्का मारपीट दिया। उसी मारपीट का बदला लेने के लिए विजय ने अपने मित्रों के साथ मिल करके एक प्लानिंग बनाया जिसमें कई लड़के शामिल थे। इसमें हैं विमलेश और विजय तो है ही, विनय यादव और अमित, कुल 5 लड़के। इन्होंने प्लानिंग बनाया कि उसको मारना है और इसके लिए उन्होंने वहाँ शराब की दुकान जो काजीपुर में है उसके चखना विक्रेता से संपर्क किया और लोकेशन देने के लिए। तो रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब वहाँ पर शराब लेने के लिए छोटू और विनायक पहुँचे तो चखना विक्रेता ने उनको इनका लोकेशन दिया कि ये यहीं पे है। उसके बाद इसके पहले ही ये सभी अभियुक्तगण शराब और बियर का छक्कर के सेवन किए और प्लानिंग के तहत वहाँ पर पहुँचे और उसको डंडे से और हाथ से और शराब की बोतल से मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कि शराब के दुकान के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी देखा जा सकता है। तो वहाँ पर ये लोग मारे पीटे और फिर फरार हो गए मौके से। क्या इसके पहले भी आधिकारिक गतिविधियों में, किसी में शामिल आपराधिक गतिविधियों में? अभी इनका आपराधिक इतिहास जहाँ तक देखा गया तो इनके खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन आम जानकारी से हासिल हुआ कि ये सब अवांछनीय तत्व के रूप में थे। कितने अभियुक्त थे, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने बाकी? कुल इसमें 7 अभियुक्त हैं, जिसमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अभियुक्त अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। सर, ये क्यों गुमराह कर रहा था, क्यों एक्सीडेंट बता रहा था व्यक्ति, इसका कुछ पता चला? जो साथी, इसका अभी तक की जानकारी से जो इससे बातचीत हुआ, इसका यही लग रहा है कि ये डर गया कि हमने मारपीट किया है स्टार्टिंग में अभियुक्तों के भाई के साथ, तो उसी डरवश ये पुलिस को भ्रमित करना चाह रहा था। उसको हम लोग और जांच कर रहे हैं कि उसका क्या रोल है। ठीक। मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्या हो रहा है सर? सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए किया जाएगा। अभी 1-2 अभियुक्त और गिरफ्तार है, उनका लोकेशन मिल गया है, हम लोग बहुत जल्दी। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली में देर रात चोरों ने देसी शराब की दुकान बनाया निशाना। जी हां, सर्दी के मौसम आते ही चोरों के आतंक से मची सनसनी। सीसीटीवी कैमरे और डिवाइडर में लगे चोर उड़े, जहां शटर के लॉक तोड़कर 80,000 नकदी, 20,000 के सिक्के पर किया हाथ साफ। वहीं कहते कि 75 पेटी देसी शराब की पेटी के साथ भी ले गए चोर। सुबह दुकान खोलने के बाद अनुज्ञापी गिरीश कुमार को हुई जानकारी। लगातार चोरी की वारदात से मचा है हड़कंप। जी हां, स्थानीय क्षेत्रों में हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जारी है और वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सेल्समैन से पूछताछ जारी है, जल्द होगा घटना का खुलासा। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीश सराय का ये घटना बताया जा रहा है। अपना नाम बताइए। राजू गुप्ता। राजू जी, आप सेल्समैन हैं इस दुकान की, क्या घटना हुई? कितने बजे आप दुकान बंद करके गए थे? हम 10 बजे रात को दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए।
तो हम भागे यहाँ पर आए तो देखे कि सब कुछ बिखरा हुआ कमरा में सब, तो उतार के बिहार ले गए। कौन सूचना दिया आपको? हमारे दूसरे सामान है सियाराम यादव। तो आपने अपने घर पे बताया, आपने मालिक को बताया जो दुकान में? मालिक को बताया, तुरंत फोन किया तो दोनों के साथ में आए। तो थाने को किसने सूचना दिया? थाने को मालिक ने सूचना दिया। पुलिस आई थी? जी, 112 नंबर। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम गिरीश कुमार है। और गिरीश जी, क्या घटना हुई है यहाँ? सर, हमारा देसी शराब की दुकान है जगदीश शराब में, वहाँ रात में चोरी हुई है। कितने की चोरी हुई है? चोरी शराब था, स्टॉक में 75 पेटी करीब, कैश था। कितना कैश था? कैश 1 लाख रुपये था, बिक्री था, 20,000 का सिक्का था। 20,000 का सिक्का था। कैसे घटना हुई, आपको जानकारी कब मिली? हमको सुबह 6 साढ़े 6 बजे सेल्समैन फ़ोन किए हैं कि भैया दुकान में चोरी हो गया है। तुरंत हम आए, देखा गया ताला वाला टूटा था। यहाँ क्या सीसीटीवी कैमरा वैमरा नहीं लगा? सीसीटीवी कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा सब तोड़ दिए हैं, डीवीआर भी कबाड़ चले गए हैं, सामान सब अंदर बिखरा रहा है। आपके बगल में जस्ट अंग्रेजी शराब की भी दुकान है, तो क्या उसमें भी कुछ चोरी हुई है? नहीं, उसमें उसका कैमरा आगे था, कैमरा तोड़ दिया वो। पुलिस को सूचना? पुलिस को सूचना दे गई है, एप्लीकेशन दे दिया गया है। 112 नंबर फ़ोन किए थे, पुलिस आई थी। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस आई थी, देख के मौका मुआयना करके चली गई है। खबर कासगंज से, जहां पे समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर हर पहलू पर कोताही नहीं बरतना चाहती है। सपा ने पीडीए प्रहरी तैनात कर दी है और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जहिदा सुल्तान ने इमामबाड़ा सहावर में एसआईआर सहायता शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कई बीएलओ के माध्यम से पीडीए प्रहरियों तथा बीएलए के माध्यम से एसआईआर फॉर्मों का भरवाया गया। इस दौरान सपा सांसद देवेश शाक्य भी इस कैंप में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एसआईआर के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों लोग के वोट एसआईआर काट दिए गए, जो वोट से वंचित रह गया है। आप जागरूक होकर अपने कागजात को लेकर हमारे कार्यकर्ता बीएलए या अपने पन्ने बूथ के बीएलओ के माध्यम से अपना फॉर्म भरवाकर जमा कीजिए, आपका वोट कट ना पाए। इस दौरान सपा प्रवक्ता जहिदा सुल्तान, सपा सांसद देवेश शाक्य, जिला विक्रम यादव और पटियाली विधायक नादिरा सुल्तानपुर विधायक वीरेंद्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ नेता सत्यभान शाक्य मुडर और अहमद, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश शाक्य, नगर अध्यक्ष न्याज मोहम्मद, युवा नेता आयुब सहित बड़ी संख्या में सपा नेता कार्यकर्ता नगर के लोग उपस्थित रहे। और तत्उपरांत भीमनगर पहुंचकर सपा प्रवक्ता जाहिदा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विशेष गहन निरीक्षण यानी कि एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है और ये 4 दिसंबर तक एसआईआर कंप्लीट होगी। एसआईआर इसी क्रम में आज सहावर में हम लोगों ने अपनी पार्टी के बीएलए भी बुलाए और बीएलए को भी बुलाया और उनसे जानकारी ली और यहाँ पे तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग आए हैं, उनसे उनके गांव की जानकारी ली जा रही है और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सुना जा रहा है। और जो भी संबंधित अधिकारी है, हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चीज में लगा है कि कोई वोट से वंचित न रह जाए, इसलिए निरंतर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपना बूथ का प्रहरी बनकर अपने एक एक वोट की रक्षा कर रहा है। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप जहां भी आपका भी कोई आप जाते रहते हैं, जगह जगह पूछते रहते हैं, तो कोई ऐसा अगर एसआईआर से जुड़ा कोई मुद्दा मिले जरूर बता, जिसमें मैं मदद कर सकूं अधिकारियों से बात करके। और इसी क्रम में आज सहावर में बैठक लगाई। जिलाध्यक्ष जी ने अभी कहा था कि पारदर्शिता को लेकर कहीं न कहीं कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो हो सकता है वैचारिक तौर पे किसी दल के नेता हों या, लेकिन क्योंकि हम सभी लोग इस देश के नागरिक भी हैं और देश के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट है, तो वोट की रक्षा के लिए हम लोग गलत वोट तो बढ़वा नहीं रहे। एसआईआर तो इसलिए आया कि गलत वोट ना हो, लेकिन जो मूल वोटर है इस देश का उसका वोट बन जाए, इस पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं, इसी पर ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं। सांसद जी, अगर बात करें तो बिहार चुनाव में जिस तरह का समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन, मतलब जो समर्थन के बाद भी प्रदर्शन आपको निकल के नजर सामने आया है, उस तरह का नहीं रहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार चुनाव से पहले ही विपक्ष, समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर कई प्रहार किए, लेकिन चुनाव आयोग ने उन चीजों का आज तक कोई जवाब नहीं दिया।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। उसी की देखरेख के लिए तो बीएलए बनाए गए हैं और बीएलए भी बिल्कुल मजबूती से लगे हुए हैं। जहां शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों को दूर करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार। खबर लखनऊ से है, जहां पे लखनऊ के टौजा थाना में एक फरियादी महिला से दरोगा ने की अभद्रता। जी हां, एक माह पूर्व में की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने पर तीसरी बार थाने पहुंची थी पीड़िता महिला। शिकायत पर कार्रवाई न होने से बुधवार सुबह 10 बजे पीड़िता महिला थाने पहुंचकर दरोगा से लगाई थी न्याय की गुहार। आपको बताया कि महिला का आरोप टौजा थाना पर तैनात दरोगा संजय गुप्ता ने शिकायतकर्ता प्रेमवती से की थी अभद्रता से बात। महिला का आरोप पीड़िता जब अपने पति के साथ सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय बीकेटी जा रही थी, रास्ते में भी दरोगा ने रोककर झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही थी। वहीं पीड़िता महिला सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय बीकेटी पहुंचकर एसपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह से की शिकायत उचित कार्रवाई की मांग की है। टौजा थाना पर तैनात दरोगा संजय गुप्ता ने महिला से कहा, लात मार देंगे तो घुस जाएगी। आपको याद है कि अगडरिया कला गांव निवासी प्रेमवती ने की एसपी से लिखित शिकायत। वहीं एसपी बीकेटी ने पीड़िता महिला के दिया उचित कार्रवाई का भरोसा। क्या नाम है दादी? हमारा प्रेमावती नाम है। कहाँ रहती हैं आप? अकड़रिया कला में रहती। क्या है मामला? मामला हमारा खेती के विवाद चल रहा है। हाँ। वो जो उनके रतिभान है, उनके लड़का दोनों। हाँ। वो हमको गाली दे रहे मार रहे हम वहाँ से भाग के आए। किस बात को लेकर गाली देते हैं आपको? वो गाली इस बात की दे रहे हम पानी लगा रहे। हाँ। तो उनके खेत में थोड़ा चला गया उस गड्ढे से। हाँ। और बाकी कोई विवाद नहीं, मतलब नहीं, हमको गाली दे रहे। थाने में तहरीर दिया इटमजा? हाँ, थाने आए यहाँ इटमजा में। यहाँ दे गए एप्लीकेशन, यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं। क्यों? कोई भी नहीं सुना, ना कोई वहाँ गया ना कोई पूछा। हाँ। फिर वहाँ से हम यहाँ आए थाने। हाँ। तीसरे दिन हम कहें साहब हमारी कोई बात नहीं। आपके क्षेत्र का जो बीट इंचार्ज है, आप उससे मिली? वो मिले, वो कहीं देख लेना, उनसे कहीं वो एप्लीकेशन उनको दे देना, देख ले हैं। तो वहाँ वो उनको दे दिया, कोई वहाँ गया नहीं। तो आज बीकेटी एसपी कार्यालय आई थी। हाँ, आज तो एसपी साहब ने क्या बताया? आप कहें तुमको हम जान नहीं देना, फांसी नहीं लगाना, तुमको हम न्याय दिलाएंगे। क्या घटना हुई थाने में आज आपके साथ? थाने में ये घटना हुई कि जो हम दरोगा जी से बात कह रहे हैं कि दरोगा जी देखो हमारे संग ऐसे कर रहे हैं, कोई यहाँ थाने में सुनवाई नहीं है। जो कहो तो यहाँ कोई सुनता नहीं। और जब दरोगा जी के कहे लगन ये बात, दरोगा जी देखो ये बात है, दरोगा जी कहें चलिए यहाँ रोज तमाशा बनाते हैं, लात मार के बाहर निकाल देंगे, गेट के बाहर रहना, अंदर नहीं दिखाई पड़ना। तो हम कहें दरोगा जी मर जाएंगे पीपर में लटक के, बाहर नहीं जी गए। दरोगा जी का क्या नाम है? दरोगा जी का नाम है संजय गुप्ता। ठीक है। खबर सवाजपुर से, जहां पे कोतवाली शहर के क्षेत्र सिविल लाइन में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, गूगल मैप में गलत रूट निर्देश के कारण तंग गलियों में फंसी एक अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकल गए। जानकारी के मुताबिक कार चालक दिल्ली जाने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहा था। उसे जैसे ही नेविगेशन सेट किया गया, मैप ने उसे मुख्य सड़क से बजाय हरदोई शहर के न्यू सिविल लाइन के सकरी और कच्ची गलियों में मोड़ दिया। रास्ता बेहद ही तंग होने के कारण आगे पीछे करके निकलने की कोशिश में फंस गई कार। वही लगातार रिवर्स और फॉरवर्ड करने से इंजन और सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। तभी अचानक कार के आगे के हिस्से में धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग भड़क उठी। स्थिति बिगड़ते देख कार में बैठे सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि गूगल मैप द्वारा तंग गलियों में गलत दिशा दिखाने की वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में नेविगेशन रूट की समीक्षा कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। दिनांक 26 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्म कुमारी गली बिहानी चुंगी के निकट एक अर्टिगा कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग को काबू में पाया गया। आग में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य आया कि कार के जो चालक हैं राजन साहनी निवासी नई दिल्ली के, ये एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए मैप देख करके और उस रास्ते से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में और भी बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नुकसान वगैरह क्या हुआ है? कुछ कैश और लैपटॉप जलने की उन्होंने सूचना दी है, बट सभी यात्री
खबर महोबा से है। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले पर कार्रवाई होने से आक्रोशित किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार 100 दिन से प्रदर्शन करे किसानों ने आज अर्धनग्न होकर विरोध जताया और शासन से खून से खत लिखा। अब किसानों का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है और बीमा की राशि दलालों के खातों में भेजी गई है, जिसने किसान को बर्बाद हो गए हैं। और महोबा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-2025 के दौरान हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने बुधवार को बड़ा रूप ले लिया। जय जवान जय किसान एसोसिएशन की अगुवाई में 100 दिनों में जारी प्रदर्शन के बावजूद जब प्रशासनिक तंत्र और बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित किसान ने सदर तहसील में अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। किसानों ने शासन को खून से खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। किसान नेता गुलाब राजपूत ने नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में लाई गई थी, लेकिन महुआ में इसे भ्रष्टाचारियों ने कमाई के साधन में बदल दिया है। आपको बता दें कि इफ्को टोक्यो में जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने पर भी गिरफ्तारी नहीं होना किसानों के गुस्से की बड़ी वजह बना है। किसानों का कहना है कि सिजवाहा और इजरैया गांव में किसानों की जमीन का बीमा भुगतान मध्य प्रदेश के सागर के दलालों के खातों में भेज दिया गया है, जबकि लोहारी गांव में जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे किसानों के आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गया है। किसानों का कहना है कि अब हमारे कपड़े तक उतर गए हैं। भ्रष्टाचार से महोबा त्रस्त है। इस घोटाले के अंत होना चाहिए। हम शासन से खून के खत लिखकर अपनी पीड़ा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 तथा 2025 में भारी घोटाला हुआ। उस घोटाले को लेकर के 27 अगस्त इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ FIR हुई। 90 दिन से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तथा सजवाहा खौरैया जौरैया गांव के किसानों की जमीन का पैसा मध्य प्रदेश सागर जिले के किसानों के नहीं दलालों के खाते में गया हुआ है। और लोहारी गांव जहां पर SDM सर ने जांचा था कि वहां का रकबा 800 हेक्टेयर है, जांच के बावजूद वहां कार्रवाई ठप पड़ी हुई है। तो बेबस होकर के किसानों को ये खून से खत लिखना पड़ा तथा अर्धनग्न धरना देना पड़ा। एवं 2 हमारे साथी कल 11 बजे तक उपवास में रहेंगे। बेबस होकर के हमने ये करना पड़ा। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो हमारे लिए जीवन दायनी का काम करती थी, वो महुआ प्रशासन ने उसको बिल्कुल धूल दूषित कर दिया है। मुझको धूल दूषित कर दिया। जो पैसा हमारे खातों किसानों के खाते में जाना चाहिए था वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया है और इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। इसमें कृषि विभाग भी शामिल है और सब लोग शामिल। इसकी आज तक कोई सही जाँच नहीं हो पाई है। और हमारा कहना यह है कि जैसे लाल किले विस्फोट की जांच 72 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, अगर सरकार चाहे ले तो इसी तरीके से ये हमारे इसका भ्रष्टाचार कभी साफ सुथरा हो सकता है। यही हम लोगों की मांग है और आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे नेता गुलाब सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जान देने को तैयार। अभी मांग पूरी नहीं हुई? अभी हमारी मांग पूरी नहीं। दिन होगा ये आज हमारे धरने का 100वां दिन है। मांग पूरी नहीं हुई तो आज क्या करा आपने? आज हम लोगों ने खून से पत्र लिखा है और नग्न होकर के प्रदर्शन किया। जरूरत पड़ी तो आगे क्या करेंगे? जरूरत पड़ी तो अपनी खून का आखिरी कतरा भी सौंप देंगे हम लोग। दुर्दशा है, बेबस होकर के खून का खत लिखना पड़ रहा है। तब भी यहाँ का जो प्रशासन है खून से ही उसे संतुष्टि नहीं है। मानी किसानों के खून से ही संतुष्टि नहीं है, खून के खत से भी संतुष्टि नहीं है। और हम अपने गुलाब सिंह राजपूत का अध्यक्ष जी का हर श्वास तक साथ देंगे और जहां तक वे लड़ाई लड़ेंगे, जहां उनका एक बूंद पसीना गिरेगा वहां हम 100 बूंद खून गिराएंगे और ये आखिरी हद तक लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जब तक सारे इन भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के अंदर नहीं भेज देंगे, जब तक हम अपनी अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान। किसानों को किसने चूसा है? किसानों को भ्रष्टाचारियों ने चूसा है।
कौन है? कृषि विभाग सबसे बड़ा चोर कृषि विभाग है। कृषि विभाग है, कृषि विभाग सबसे बड़ा चोर तो है कृषि विभाग। और ऊपर खबर अमरोहा से, जहां पे पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा यातायात माह 2025 के तहत हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल बम्बुगढ़ में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा छात्रों से संवाद कर सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का संदेश भी दिया गया तथा साइबर अपराध एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। खबर सोनभद्र से, जहां पे खनन हादसे से जुड़ी खबर। जी हां, बीते 15 नवंबर को हुए खदान हादसे की बता दें कि हादसे में आरोपी 6 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू हुआ जारी। जी हां, 2 पट्टे धारक और 4 पट्टीदारों के खिलाफ और जमानती वारंट हुआ जारी। हादसे के बाद ये सभी जांच में पाए गए आरोपी। घटना के बाद से लगातार गायब बताए जा रहे ये सभी। पुलिस ने गैर जमानती वारंट लिया। बीते 15 नवंबर को पहाड़ धंसने की हुई थी ये घटना। हादसे में 7 मजदूरों ने दबकर हुई थी मौत। अभी कई चर्चित चेहरे नहीं पुलिस के सामने। जी हां, ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्ण माइनिंग वर्कर्स का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां पे अमरोहा पुलिस द्वारा अब तक कुल 249 वाहनों की नीलामी कर आपको बता दें कि 28,83,160 राजस्व प्राप्त किया गया है। प्राय थाना परिसर और परिसर के बाहर बेतरतीबी तथा बेहिसाब संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है और दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा जिले के सभी थानों में भ्रमण के दौरान पाया गया थाना परिसर के लंबे समय से काफी संख्या के लवारिस और माला मुकदमित और एमवीए एक्ट में सीज सुदा को वाहन खड़े हैं और जो धूप, गर्मी, बरसात वजह से जंग लगकर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने आने जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना भी बनी रहती है। थाना परिसर में लंबे समय से खड़े वाहनों के संबंध में समय समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। खबर संडीला से, जहां पे जनपद हरदोई के कोतवाली क्षेत्र संडीला अंतर्गत गांव के फरीदा में एक दलित परिवार के साथ कुछ दबंग मुसलमानों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे के कारण दलित का परिवार लहूलुहान हो गया। पीड़ित बाबूराम पुत्र स्वर्गीय मूलचंद्र पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे परिवार को विपक्षी गाँव निवासी के फरीदा ने निजाम पुत्र उस्मान अली और नायबदार पुत्र सदुल्ला, शराफत अली पुत्र सफुल्ला, सुफियान पुत्र सुल्तान और सलमान पुत्र रहीस सब मिलकर बीते दिन 16 नवंबर 2025 प्रातः लगा 7 बजे पीड़ित अपने दरवाजे पर आग ताप रहा था और तभी विपक्षी गण वहां पर आए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा गोबर क्यों उठा लिया। पीड़ित ने मना करने पर विपक्षी गण एक राय होकर उसने मारने पीटने लगे और तभी उसके परिजन पीड़ित को बचाने लगे। इतने में ही दबंग विपक्षी गणों ने उनके परिवार को भी मारा पीटा, जिससे कि सभी लहूलुहान हो गए। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर शिकायती पत्र देकर उक्त दबंग व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, परंतु स्थानीय पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि पीड़ित स्थानीय थाने के चौकीदार पद पर है, जिस पर पीड़ित बीते दिन 24 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक हरदोई का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने अधीक्षक हरदोई से तत्काल स्थानीय थाने का आदेश देते हुए उक्त पीड़ित का मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिया। मुकदमा पंजीकृत हो जाने के बाद विपक्षी गण उक्त हरिजन पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने लगे, जिससे पीड़ित समेत उसके परिजन ने जान का माल का भय व्याप्त हुआ और पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए उक्त दबंग व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस संबंध में स्थानीय पुलिस का कहना है कि पीड़ित का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई विधिक तरह से हो रहा है। का रहने वाला हूँ। हम अपने दरवाजे के सामने आग तापित रहा है, तब जो है नायबदार पुत्र सदुल्ला आए और कहने लगे तुम हमारे 5 उठा लेने। हम कहे 5 तुम्हारा नहीं उठाई है। अब ते मियाँ
हम गाली गलौज करे लाग, गाली गलौज में यहाँ कहे लागे, हमारा लड़का कहने लगा पुष्कर कि भैया तुम्हारे पास हम लोग नहीं उठाई, अगर तुम्हारे पास उठाई हो तो तुम जो है हमारे पास आधी ट्राली लाग वह उठा लो, और उसका क्या नाम ना हो तो पैसा ही के ले लो। ते हमारे पुष्कर के धक्का मार दिन, धक्का मार गिर गया हमारा लड़का। ते अपने आदमी को बुला लेन फ़ोन करके, उसमें 5 आदमी निजाम पुत्र उस्मान, नायबदार पुत्र सदुल्ला और शराफत पुत्र सफुल्ला, सुफियान पुत्र सुल्तान और सलमान पुत्र रईस, ये 5 लोग और इनके अलावा अन्य लोग भी उनकी बिरादरी जात बिरादरी के थे, वो सब आए के यहाँ। हमका इन 5 लोगों ने बहुत, हमको, हमारे लड़के को, हमारी बहू को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसमें निजाम जो रहा है वह अपने कोई लोहे के राड जैसे औजार से हमारे सिर पर मारा, जिससे मैं बुरी तरह से घायल हो गया, और तब ये लोग मारपीट कर भाग निकले। कब की घटना है? यह घटना 16/11/2024 की सुबह लगभग 7 बजे की है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने 7 दिन तक का आश्वासन देते रहे कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की तब मैं कप्तान साहब के कार्यालय पर गया। जब कप्तान साहब ने आदेश किया तब हमारा 24/11/2025 को मुकदमा लिखा गया। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा न्याय किया जाए, जिन अपराधियों ने हमें मारा है उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब अपराधी धमकी तो नहीं दे रहे हैं? अपराधी धमकी देते हैं कि अगर साले तूने हमको जेल हुई तो तुमको पहले मार कर तब हम जेल को जाएंगे। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे जनपद सिद्धार्थनगर में बासी तहसील के जनता इंटर कॉलेज सिधवा में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि डीआईजी संजीव त्यागी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान भाजपा नेत्री पूजा पाल और प्रधानाचार्य सुनील कुमार रंजन के मुख्य अतिथियों के पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं सांसद खेल कूद कार्यक्रम में डीआईजी ने फीता काटकर शुरुआत की, जिसमें क्षेत्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अब वही बताते इसके बाद उपस्थित छात्र छात्राओं के मन से डीआईजी ने संबोधित किया और खेल में संबंधित अपने विचारों को साझा भी किया और विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशासित पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि नरेश अग्रवाल, प्रिंसेस शर्मा, अमरेंद्र पाल और पवन अग्रहर, ब्लू तिवारी और सुभाष जायसवाल, राजन श्रीवास्तव, संजय साहनी सहित विद्यालय के प्राचार्य और सुनील कुमार रंजन सहित अध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के बासी तहसील के जनता इंटर कॉलेज सिधवा में आज सांसद खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन समारोह, जिसमें सांसद जगदम्बा पाल जी भी पुत्र बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैडम भी इस तरीके से यहाँ प्रेरणा स्रोत बनकर यहाँ सभी लोगों को मोटिवेट कर रही थी और इस खेल में समारोह में नेतृत्व प्रदान करने मुख्य रूप से लगी हुई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी बच्चे अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं वो जरूर नई चीजें सीख कर जाएंगे और अपने जीवन में सुधार करेंगे। वाले बच्चे आज हमारे बासी विधानसभा और आपका लोकसभा डुमरियागंज के सांसद जी, जिन्होंने ये खेल महाकुंभ का आयोजन यहाँ पे करवाया, ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। और 2025 का आज जो बच्चे जिस तरीके से आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं और उनके जीवन में आजकल सोशल मीडिया से अगर बच्चे थोड़ा गलत राह पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है खेल कूद एक ऐसा माध्यम है जो इनको एक सही राह दिखा सकता है, इनके जीवन में इन्हें एक लक्ष्य अपना सेट करने का एक तरीका दे सकता है। जैसे आज हमारी महिला टीम ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता, मतलब ये सराहनीय है कि लड़कियों को जिस तरीके से लोग सोचते थे कि कभी खेल कूद में उस तरह से, जिस तरह से वो किचन में जाके अपना खाना बनाने की रुचि दिखा सकती है, वो खेल कूद में भी दिखा सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म है और खेल महाकुंभ के माध्यम से सारे बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगी, जीत सबकी है। ये कभी नहीं सोचना है कि अगर हम हार गए तो हम हार गए। आप हारे नहीं, आप कुछ सीखे हैं और आगे के लक्ष्य के लिए आप अपना कदम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ये जनपद सिद्धार्थनगर के बासी ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज में आज सांसद खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन समारोह हुआ है, जिसमें सांसद जी की सुपुत्री मैडम पूजा पाल जी ने आज यहाँ हम लोगों को इसमें बतौर चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। मैडम भी जिस तरीके से प्रेरणा का स्रोत बनके यहाँ सभी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और इस खेल समारोह में
बिल्कुल नेतृत्व प्रदान करके फ्रंट से और लगी हुई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ अलग अलग स्कूलों के आए हुए हैं वो ज़रूर नई चीज़ें सीख के अपने जीवन में सुधार के लिए ज़रूर कई चीज़ें यहाँ से नई सीख। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पे संविधान दिवस के मौके पर स्वामी सुखदेवानंद और लॉ कॉलेज के तत्वाधान में राजकीय बाल गृह नवादा इंदरपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकारों और संविधान की मूल भावना को बच्चों को सरल भाषा में समझाया गया। हमारे संवाददाता महेंद्र चावला ने यह दिखाया कि राजकीय बाल गृह नवादा इंदरपुर में आज संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवार न्यायालय में परमदर्शिता मुकेश सिंह परिहार ने किया। उन्होंने सभी बालकों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया और अनुच्छेद 24 से जुड़े बाल अधिकारों की जानकारी दी। मुकेश सिंह ने परिहार ने बताया कि बच्चों को यह समझना जरूरी है कि संविधान हमें सम्मान अधिकार देता है और बाल श्रम पर रोक लगाकर उन्हीं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने सदस्य एडवोकेट कुंवर मनीष सिंह के परिहार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे सुव्यवस्थित लिखित संविधान है और यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। कुंवर मनीष सिंह परिहार ने कहा कि संविधान हमारे देश की रीढ़ है और यह हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। कार्यक्रम में लीगल एंड क्लिनिक के संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार शाह ने संविधान को हमारे पूर्वजों की वसीयत बताते हुए कहा कि ये सर्वोच्च विधान है और हर नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार शाह ने बताया कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये हमारी दिशा और हमारी पहचान है। अंत में अध्यक्षक डॉक्टर राम विनय यादव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रदीप कुमार, सुतीक्षण कुमार और कुलदीप सिंह, शोभा, संजीव कुमार, विनय कुमार, आशीष कुमार के विशेष योगदान रहा। संविधान दिवस जैसे कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों में जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें अपने अधिकार, जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद करते हैं। फिलहाल समझेंगे तब हम उसका पालन कर पाएंगे, बिना उसको समझे आप उसका पालन नहीं कर सकते। सड़क पर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो आप उसके बारे में नहीं जानते, आप हमारे बारे में जानते हैं तो। खबर कानपुर से, जहां पे संविधान दिवस में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जी हां, बुद्धा पार्क में हजारों की भीड़ उमड़ी और इस वर्ष संविधान दिवस पर भारत के संविधान को अपनाने के, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी कड़ी में कल्याणपुर स्थित बुद्धा पार्क में राष्ट्रीय संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर भारतीय संविधान दिवस एक बहुजन मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ मौके पर पहुंची और सम्मिलित हुई। इस कार्यक्रम में निःशुल्क मेडिकल जांच भी लोगों की कराई गई। संविधान से संबंधित पुस्तकें और अन्य सामग्रियां स्टॉल भी लगे। कार्यक्रम में समाज सेवी धीनाराम पैंथर की अगुवाई में संपन्न हुआ। उनके द्वारा एक ऐलान किया गया कि अब यह कार्यक्रम हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में आए लोग ने बुद्धा पार्क में लगी गौतम बुद्ध की मूर्ति पर मोमबत्तियां जलाकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि यह 26 नवंबर 2025 आज के दिन संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं आगे नजर आना कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए भारत का संविधान किस प्रकार से, ये संविधान को किस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युवा लोग भी हैं। आइए हम जानेंगे इनसे कि आज संविधान दिवस है तो संविधान दिवस में के उपलक्ष्य में ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवम सिंह आजाद है, उपनाम मैं बसपा वाले युवा चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो युवा है, क्योंकि युवाओं की जरूरत है राजनीति में, युवा राजनीति में भी आए और वो बाबा साहब को पढ़े। जब तक बाबा साहब को पढ़ेगा नहीं, इतिहास जाने, जो बाबा साहब कहते हैं जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं बना सकता। तो ये मेरा संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के बारे में, महापुरुषों के बारे में और भी जो चीजें हैं, कोचिंगों भी चलाते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको मैं निःशुल्क पढ़वाने का काम करता हूं और भी कई उनके सहयोग करता हूं। कई हमारे साथी हैं जो निःशुल्क चलाते हैं, मैं उनसे सहयोग कराता हूं कि भैया देखो ये समाज के बच्चे हैं तो उनको मतलब कॉलेज तक, स्कूल तक पहुंचाते हैं। और भी संगठित आज एक हमने यात्रा निकाली, उसमें हमने लोगों को संगठित किया। लगभग कितनी बड़ी यात्रा? यात्रा लगभग कितने दिन की थी?
जी सर, कितने रेंज की यात्रा, लगभग कितने किलोमीटर की थी ये? हाँ, रेंज की ये यात्रा थी। शिव कुमारी स्कूल मकवानपुर से चली थी। 10 किलोमीटर। हाँ, लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में थी और लोगों ने काफी उसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा यात्रा को सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या कहना चाहते हैं आज का जो कार्यक्रम है ये बहुजनों की आजादी का कार्यक्रम है, पर जिस आजादी के लिए हमारे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों ने ये संविधान में हिस्सेदारी ली बनाने में, पर हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था कि ये समाज जो बिखरा हुआ समाज, इसको संगठित करने का काम किया। इसके बाद भी जो हम आजादी की बात हमने बोली, पर हमें लगता है जब हमारी बहुजनों की सत्ता होती तब हम पूरी तरीके आजाद होते। अभी हम आजाद नहीं, बाबा साहब ने हमें आजादी का मार्ग दिया, हमें फंडामेंटल राइट दिए, पूरे अधिकार दिए। अधिकारों को पाने के लिए आज हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो संविधान को हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए था, आज 15% के समाज के लोग, आज 3% के लोग उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जिस समाज के 85%, 97% लोगों को ये संविधान करना चाहिए था, पर वो हमारे लोग संविधान को करते नहीं है। उसमें जो अधिकार दिए उसको जानते नहीं है। इसीलिए ये समाज आज अबोध बालक के तरीके संविधान बचाओ चिल्लाते घूम रहा है। अगर वो सही से पढ़ लेता उसको, इसकी मनवादियों की और इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि ये संविधान को बदल सके। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी है। हम लोग धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, हम ठीक है पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो धर्म से कभी किसी का पेट नहीं भरता है, सही आस्था का विषय है धर्म। और संविधान जो है ये हर आदमी का, बड़े बुजुर्ग का, इस भारत के अंदर किसी भी समाज के व्यक्ति का अधिकार है समानता दिलाने, समानता के साथ उसको जो अधिकार मिले। खास करके मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ ये होती है कि हमारे समाज की महिलाएं जो आज धार्मिक पाखंडों में घूम रही हैं, आज भागवत कथा कहीं होती है तो वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, पर जब संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो सबसे पीछे पायदान पे खड़ी होती है। इसी देश के अंदर इस मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जूती और सबसे कमजोर वर्ग समझा गया, पर इसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी देश के अंदर आज जिस हम लोग जो रैली लाए हैं संविधान दिवस और माता झलकारी बाई के उपलक्ष्य में, उसमें रैली लाए थे, तो मैं कहना चाहता हूँ आप माता झलकारी बाई और इस देश की 4 बार, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती, जो दलित समाज से आती है, उन्होंने इतनी ताकत ये दिखाई। महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए कि एक दलित महिला ऊपर से शासन चला दिखा दिया कि कितनी सर्व मजबूत महिला थी। तो इसलिए समझना चाहिए कि संविधान कितनी ताकत है। 27 में मैं देखो ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, फिर अगर आप राजनीतिक बात करेंगे तो मेरा देखो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर वोट देते हैं तो वो राजनीतिक व्यक्ति, जो वोट देता है वो राजनीतिक व्यक्ति है। कुछ लोग बहकावे में चले जाते हैं, मैं उनको नहीं समझता कुछ, पर हाँ कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है कि एक बच्चा अगर पेट के अंदर है, एक बच्चा बाहर अगर घूम रहा है, तो जो बाहर घूमता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी ये चल लेता है किस तरीके है, और जो पेट के अंदर बच्चा उसके बारे में आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश की 4 बार रही बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री रही, तो आपने देखा है जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, जिसको बचाने की मुहिम चल रही है, उसको भी बहन जी के शासनकाल में ही बनाया गया था। आज भारत के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध में अम्बेडकर की विचारधारा को, जितने बहुजन महापुरुष हुए सबकी विचारधारा को जमीनी स्तर पर बसपा सरकार में लाया गया, और जितने देश के अंदर करीब से जितने इंजीनियर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के बनाए हुए संविधान के संविधान दिवस के अवसर पर आज समस्त भारतवासियों को और जो समाज के लोग हैं, जो शोषित वंचित अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको आज के दिन संविधान दिवस के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर पढ़कर बच्चों को पढ़ाओ और संविधान को चुनो, ताकि एक संवैधानिक तरीके से हम लोग जो पूरे प्रदेश और देश के अंदर
SC ST माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, पेशाब करके पिला दे रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, मूछ काटने पर मर्डर कर दे रहे हैं, घोड़े पर बैठने में मर्डर कर दे रहे हैं। उन सब अनुसूचित जनजाति के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें न मानो, लेकिन हमारे बनाए हुए सुनो तो चलो, हमारे संविधान को मानो। जब भारत देश में रहने वाले लोग संवैधानिक तरीके से संविधान को मानेंगे तो उनका भला होगा और उद्धार होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अनुसूचित वंचित जाति के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ उनको ईश्वर मानते कि आप लोग जागरूक होकर के पूरे देश और दुनिया में हम लोगों का पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई। ताकि हम इन्हें संविधान दिवस है, इसकी सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, पूरे देश को शुभकामनाएं और बधाई। उससे अच्छी रीति से और ये कहना चाहते हैं कि किसी भी देश का संविधान हो वो उस देश की आत्मा होता है। हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है। वो तमाम सारी ताकतें जो आज सत्ता में बैठी हैं वो संविधान को नहीं मानने वाली हैं, संविधान को तोड़ देने वाली हैं, संविधान को बर्बाद कर देने वाली हैं। उनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो संविधान से के माध्यम से जिन लोगों को हक और अधिकार मिला है बराबरी का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे दूसरे अन्य क्षेत्र में हो, वो सब कुछ छीन लेना चाहती है। तो आज संविधान दिवस पर यहाँ लोगों ने संकल्प और प्रण लिया इस बात का कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे जो बाबा साहब के बनाए संविधान को नहीं मानती है, संविधान को खत्म कर देना चाहिए। और हम भी ये मानते हैं कि इस सरकार को उखाड़ के इसलिए फेंकना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब के संविधान से सबको न्याय, बंधुता और सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। उस संविधान को बना रहना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और सबको साथ देके आगे बढ़ सके। वो तमाम लोग जिनको न्याय नहीं मिला आज तक उनको भी न्याय मिल सके। तो आज संविधान दिवस पर पुनः आपके चैनल खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे पति ने पत्नी को चाकू से की हत्या। जी हां, महिला की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। स्कूल से बच्चे को घर पहुंची तो हुई जानकारी। हत्या के बाद आरोपी पति हुआ फरार। सूचना पर एसपी दीपक भूकर मौके पर पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। नगर कोतवाली स्टेशन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे डीएम सीएम सहाय अवस्थी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी, लैब, आईसीयू, फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड आदि का निरीक्षण किया। विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। दवाओं को रख रखाव सही ढंग से न मिलने पर डीएम हुए नाराज। आपको बता दें कि चीफ फार्मिस्ट और कैलाश नाथन और फार्मिस्ट ब्रजकिशोर को लगाई फटकार। ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखकर टोकन सिस्टम लागू करने के दिया निर्देश। आपको सीएमओ डॉक्टर NN प्रसाद और सीएमएस डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा अन्य लोग कर रहे मौजूद। खबर महोबा से है। आपको बता दें कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के विजेता और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ बुधवार को महोबा पहुंचे और उन्होंने कुलपहाड़ कस्बे में चिराग एकेडमी का उद्घाटन किया और बच्चों को क्रिकेट टिप्स देते उन्होंने मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। युवाओं ने सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए भारी भीड़ जुटाई। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के विजेता और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी क्रांति गौड़ बुधवार को महोबा पहुंचे। उन्होंने कुलपहाड़ के कस्बे में स्थित चिराग एकेडमी का उद्घाटन किया। दुर्गा फार्म हाउस द्वारा संचालित इस एकेडमी में पहुंचते ही युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फीता काटने के साथ ही अब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। क्रांति गौड़ ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनके उत्साह को बढ़ाया और खेल से जुड़े आवश्यक टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पहले पिछड़ा और अपेक्षा कम क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ की पहचान बदल रही है। उन्हें युवाओं को घरों से बाहर निकलकर अपनी रुचि और मेहनत के क्षेत्र में समर्पित होने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने प्रयास और मेहनत से भी सफलता हासिल की जा सकती है। क्रांतियों ने कहा कि युवाओं को यह भी समझना होगा कि मेहनत, लग्न और सही दिशा में प्रयास से उन्हें अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। बच्चों ने कहा कि क्रांति दीदी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। युवाओं ने गौरव व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया और अब हम सभी की बारी है कि हम भी अच्छे प्रदर्शन करें और क्षेत्र देश का नाम ऊंचा करें।
जो सपना देखा है उसको पूरा तो करना है, क्योंकि जो गोल सेट करा है उसको बीच में भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस यही चीज ठानी थी कि जो सपने देखे उसको पूरा करना है। और वह मेन रहता है कि फैमिली सपोर्ट उसमें, तो मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट रहा है, भैया दीदी मम्मी पापा सबका सपोर्ट रहा है। तो अगर देखा जाए कि अगर पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बच्चे आगे नहीं जा सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो पहले तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों का भी एक वो होना चाहिए कि उनको पेरेंट्स का जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनका कभी ट्रस्ट ना तोड़े, उन पर कभी भरोसा ना तोड़े। अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, आप कोई बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं उनके लिए, तो आप जब घर से निकल रहे हैं तो उन्होंने सोचा है कि हाँ आगे चल के हमारे बच्चे बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपने सपने नहीं सजाए वो उन्होंने सजाए हैं कि आप पढ़ लिख के या क्रिकेटर बनेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स को लेके। तो मैं बस यही बोलूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी अपना 100% दें, पीछे कभी मुड़कर ना देखें, क्योंकि जो निकल गया वो नहीं मिलने वाला, जो है वो आपके भाग्य है और वो आपके हाथ में है। खबर महोबा से, जहां पे महोबा में उद्यान खाद्य और संस्करण विभाग द्वारा गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन के प्रोत्साहन करने उद्देश्य के राजकीय बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई कैंपस में 2 दिवसीय किसान मेला गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान मेले का शुभारंभ जिला अधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी गजल भारद्वाज ने किसानों द्वारा ऑर्गेनिक खेती के द्वारा तैयार किए गए अमरूद, संतरे, हल्दी, बैगन और देशावरी पान के स्टॉल और स्प्रिंकलर सेट के स्टॉलों की बारीकी से देखते हुए किसान के प्रोत्साहन करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही किसानों की हर समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स चलाए गए हैं, जिसमें बहुत अच्छी सब्सिडी की योजनाएं हैं। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए 90% सब्सिडी, 75% सब्सिडी एरिया वाइज किसानों को दी जाती है। इसके अलावा हमारे जो पान के किसान हैं, क्योंकि महोबा का जो देशावरी पान है वो GI टैग्ड है और बहुत ही मीठा और बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो विशेषकर हमारे पान के किसानों की समस्याएं हैं, कैसे उनको हम सब्सिडी से जोड़ पाएँ, कैसे जो उनके यहाँ एरियाज़ डिक्लाइन हो रहे हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और पान के बगीचे लगाने में जो लागत आती है और जो रॉ मटेरियल आता है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो किसानों की सुनकर और इसका समाधान कराने के लिए एक संवाद रखा गया है आज। और जो FPOs हैं उनको भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा, 2-3 FPOs बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी मार्केटिंग किस प्रकार से कराई जाए कि जो सब्जियां की खेती होती है या जो पैकेजिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ मूंगफली बहुत अच्छी होती है या फ्लैक्स सीड्स, तुलसी की खेती हो रही है, उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में आज की गोष्ठी यहाँ पर रखी गई। जिस तरह से किसानों ने अभी कुछ कहा कि वो अमरूद का बागवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतरे का बागवान नागपुर से अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए किस तरह की पहल की जाएगी आपके द्वारा, जिससे उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम फलों की और सब्ज़ी की खेती करते हैं तो वो पेरिशेबल आइटम है जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि हम एक तो छोटे छोटे कोल्ड चेन्स को डेवलप करें और कोल्ड चेन्स के साथ साथ उनको डायरेक्ट मार्केटिंग के अवसर दें, क्योंकि शहरों में ताज़े फलों और सब्जियों की बहुत डिमांड होती है। तो किसी प्रकार से अगर हम महोबा का भी शहर का मार्केट और आसपास झांसी ओरछा का शहर का मार्केट हम लोग
करा पाएँ, तो उसके लिए कुछ वैन्स जो कोल्ड स्टोरेज वाली हैं जिसमें किसानों से डायरेक्ट सामान लेकर वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इस संबंध में जो है हम लोग योजना बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जनवरी तक उसको कुछ ना कुछ उसमें खबर रामनगर से, जहां पे पीएनजी, जेपी और महाविद्यालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर विद्यालय में आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को प्राचार्य और प्रोफेसर एमसी पांडे ने निःशुल्क कोचिंग के रामनगर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसका लाभ सीधे विद्यार्थी को मिला और रामनगर और समसागर के विद्यार्थी अधिकारी बने। उन्होंने कहा कि रामनगर क्षेत्र के विद्यार्थी भी सिविल सर्विस की तैयारी अपने नगर में ही रहकर कर सकेंगे। बता दें कि शासन द्वारा रामनगर महाविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत यह उत्तराखंड राज्य के एक भाग पीएनजी महाविद्यालय जहां यह केंद्र संचालित किया जाएगा और इस प्रशिक्षण केंद्र में सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी और यह केंद्र समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित होगा। नामांकन के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी के स्क्रीन टेस्ट के माध्यम से चयनित किया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरांत मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी में योजना है। कोचिंग के लिए बाह्य विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्राचार्य एमसी पांडे ने इस केंद्र को समन्वयक डॉक्टर नरेश कुमार को बनाया और आपको बता दें कि सह समन्वयक को जिम्मेदारी डॉक्टर अलका ने दी और इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक और ने हर्ष व्यक्त किया है। रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कुमाऊं के बहुत बड़े हिस्से को और गढ़वाल के भी एक हिस्से को कवर करता है और कई विधानसभाओं में इसके छात्र हमारे से आते हैं, वहाँ से आ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। जो हमारी रेगुलर पढ़ाई है उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 100% कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब जाएं तो वो पूरी तैयारी से जाएं। हमने इसके लिए समाज कल्याण विभाग को एक प्लान दिया था, अपने प्रस्ताव दिया था और बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पूरे उत्तराखंड से ये इकलौता कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें कि ये प्रस्ताव माना गया है और इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है। दिसंबर माह के शुरुआत से ही हम पहले हफ्ते के बाद से इसकी कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसके 3 तारीख तक इसके एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। उन बच्चों में से जो उच्च अंक वाले बच्चे होंगे उनका चयन किया जाएगा। 50 सीट यहाँ के लिए अलॉट की गई हैं, तो 50 बच्चे अनावासीय आधार पर यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और ये केंद्र अच्छे ढंग से काम करे, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हैं और महाविद्यालय के जो शिक्षक संबंधित विषयों के हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, साथ में जो अन्य कोचिंग्स में, जो प्रतिष्ठित संस्थानों में और इस तरह की जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं वहाँ से भी बहुत सारे प्राध्यापक, बहुत सारे ट्रेनर्स यहाँ आएंगे, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और किस तरह से काम करना है उसको बताया जा सके। अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं और प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के आधार पर हमें आश्वासन मिला है कि मेंस और इंटरव्यूज के लिए भी हमें धनराशि प्रदान की जाएगी और ये कार्यक्रम संचालित। बता दें कि सितारगंज में मनाया गया संविधान दिवस। इस मौके पर सितारगंज क्षेत्रवासी उपस्थित रहे, तो वही उपस्थित भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हम सम्मान करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए और हम संविधान निर्माता को भी नमन करते हैं। उन्हें इतने अच्छे तरीके से संविधान बनाया जिसका फायदा हर एक देशवासी को मिल रहा है और आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि सितारगंज के तिरंगा चौराहे पर हम संविधान दिवस एक उत्साह मना रहे हैं और इसी के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सहयोग में देखा गया।
खबर हरिद्वार से, जहां पे एक्टर उर्मिला सनावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हरिद्वार के बता दें कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुले तौर पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उन्हीं लोगों में शामिल है और ये पूरा मामला आपको देखिए गुरु रविदास महापीठ को तोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सुरेश राठौर स्पष्ट किया कि उनकी एक ही पत्नी है रविंद्र कौर और उनके नाम पर किसी दूसरी शादी का दावा पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने कहा कि उर्मिला सनावर झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं और कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत इस विवाद को हवा दे रहे हैं। राठौर ने मीडिया से कहा कि वो सच्चाई सामने लाने में सहयोग करे ताकि जनता भ्रमित न हो। देखिए, बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज के बीच में वो विघटन पैदा करना चाहते हैं। और अभी कुछ समय पहले स्पष्ट मैं कहना चाहूँ, जिस समय ये मेरे पास आई थी, अपनी मदद के लिए आई थी, इसकी मैंने मदद कर दी थी। इससे मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर जो भाभी जी विधायक हैं उसका यूएसआर बैनर के तले हमारा पंजीकरण था, उसके रिहर्सल के नाम पर, उसके सीन के नाम पर इसने उसको मीडिया में अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का काम किया और मेरी छवि को धूमिल करने का। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है। कोई किसी की पत्नी हो या कोई किसी की कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो या कोई किसी के चाहने वाली हो, किसी की छवि को खराब नहीं करता, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। वो हर एंगल से मुझे बदनाम करने का काम में कोई कोताही उसने बरती नहीं है। वो मेरी छवि को धूमिल करने का काम करे और कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसका साथ देते हैं। देखो, इतना घिनौना अपराध। मेरी पत्नी, मेरे 45 साल जिसके साथ मेरी शादी को हो गए, मेरे 3 बच्चे, तीनों की शादी वो कर चुकी है, वो उसको फर्जी पत्नी बतलाएगी। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं और उसको मारुति 800 बताती है, अपने को मर्सिडीज बताती है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसके पति ने भी, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, इसके पति ने भी कूपर हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज की बात कही है। उसने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पीड़ित है और बड़े बड़े लोगों को इस तरह से गुमराह करके, ये केवल हनी ट्रैप का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी छवि को खराब करके ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और इसने बहुत सारा पैसा मेरे से वसूल चुकी है। मैं पहले कहना नहीं चाहता, मैंने इसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है। मैंने भी कर दिया, मेरी पत्नी भी करेगी, मेरी बेटी भी करेगी, मेरा दामाद भी करेगा। और विजय प्रेमी जैसे व्यक्ति पर, जो देवतुल्य व्यक्ति हैं, उनको, चरण सिंह को और सूरजभान कटारे जैसे लोगों को इसने तमाम अभद्र शब्द प्रयोग करके हमारे समाज को विघटन करने का काम किया है। कोई भी इसको बख्शेगा नहीं। तो वीडियो ब्लैकमेलिंग का निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग है। मेरी पत्नी ने भी बता दिया था, ये हनी ट्रैप का मामला है और मैंने अपना आवेदन भी ज्वालापुर थाने में लगभग 1.5 साल पहले दिया था कि हनी ट्रैप का मामला है। तरह तरह से प्रताड़ित करके हमारी सामाजिक छवि के नाम पर हमें बुलाकर, 15 जून का भी यही मामला था, इसने सुसाइड करने का, फलाना मैं ये करूँगी वो करूँगी, इस तरह से बुलाकर वहाँ पर, अगर इसने कभी कोई शादी की है तो ला प्रमाण है। इसके बाद कोई प्रमाण हो, मैं शादी क्यों करूँगा? मैं शादीशुदा आदमी हूँ, धर्मगुरु हूँ। एक नेपाल, जिस समय नेपाल गया था तो ये भी नेपाल मिली। मंदिर में जब हम पूजा करके आए, हम भगवान की कृपा से वीआईपी हैं, तो मंदिर में वहाँ पशुपतिनाथ के पुजारी ने, वो दशहरा का दिन था, मैं वहाँ पर रविदास हिंदू सेना का शुभारंभ करने के लिए गया था, तो ये भी किसी कार्य से वहाँ गई हुई थी और मेरा राज्य मंत्री साथ था, मेरे अजय राजौर नाम का व्यक्ति, और वहाँ के जो और लोग थे, नेपाल के संघ के लोग थे, उन सब लोगों ने रविदास हिंदू सेना के शुभारंभ के लिए मुझे बुलाया था। तो जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर पूजा करके आया तो ये भी मंदिर में अंदर गई थी, तो इसके गले में भी एक माला उन्होंने डाली और मेरी माला बड़ी है, आपने देखा होगा, बड़ी वीआईपी माला है और इसके गले में छोटी सी माला। अगर कोई पति पत्नी का विवाह करता या कोई ब्राह्मण देता तो वरमाला दोनों के समान
आधार की होती है। ये सब निराधार आरोप है और कोई भी साक्ष्य उसके पास होगा नहीं। मैंने कभी शादी नहीं की है। जनता सुनो, हमने अपनी 40 साल की सेवाएं की हैं। ज्वालापुर के जनमानस के अंदर हम दिल के अंदर बसे हैं। हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये हार जीत बराबर चलती रहती है। हारने वालों में तो बहुत बड़ी कतार है। जब हम चुनाव लड़े थे माननीय मुख्यमंत्री भी हार गए थे। जब हम चुनाव लड़े थे हमारे संजय गुप्ता कीर्तिशरण भी हार गए थे, कुंवर प्रणब भी हार गए थे, तो शुक्ला जी हार गए थे, बहुत सारे लोग हार गए। हार जीत चलती रहती है और इस बात की कतई परवाह नहीं करते। हम समाज के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और स्तंभ बन के काम करते हैं। और रविदास समाज एक अग्रज समाज है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हम उनके साथ चलते हैं। जो लोग हमारी छवि को खराब करने के ऊपर टिप्पणियां करते हैं वो निश्चित रूप से या तो इससे मिले रहते हैं या वो अन्य दलों के लोग हैं जो हमारी सामाजिक छवि को उभरता हुआ देखना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।